आज के वक्त में समाज में किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आज की कहानी उसी पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। ये कहानी को थोड़ा वक्त निकाल कर आप सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ कि समाज में अगर हमें रहना है तो किसी पर भी अगर विश्वास करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ हमें आँखें भी खुली रखनी चाहिए। क्योंकि सामने वाला इंसान हमारे लिए कैसी सोच रखता है, उसकी निगाह कैसी है हमारे लिए, ये हमें भी नहीं पता। हमारे रिश्तेदारी में हो, हमारे पास-पड़ोस में हो, कोई हमारा कितना भी ख़ास लगे, लेकिन उसका नज़रिया क्या है हमारे लिए, ये हमें नहीं पता। आज की ये कहानी वही चीज़ बयाँ करेगी और ये कहानी है जयपुर राजस्थान की। चलिए इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। इस कहानी में एक परिवार होता है और उस परिवार में जो है अशोक होता है, पति और उसकी पत्नी होती है सुनीता। अशोक और सुनीता दोनों जो है आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी गड़बड़ होती है। शादी के बाद से चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं क्योंकि परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी या फिर कोई अर्ध सरकारी नौकरी वाला नहीं होता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल ये स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। अब वक़्त था उस समय का जब अशोक और उसकी पत्नी सुनीता इस चीज़ को लेकर विचार-विमर्श करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है क्या शहर में जाना चाहिए? वहाँ पर जाकर कुछ मेहनत मज़दूरी करके पैसे कमाना चाहिए या क्योंकि अगर हम गाँव में रहेंगे तो यहाँ पर पहली बात काम नहीं मिलेगा ज़्यादा और काम जितना मिलेगा, उतने से घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन अशोक कहता है कि थोड़ा वक़्त बिता लेते हैं, शायद यहाँ पे भी काम मिल जाए। थोड़ा वक़्त ये साथ में बिताते हैं, लेकिन उस दौरान अशोक को एक बेटा भी पैदा होता है। अशोक को एक जो है बाप बनने का अवसर मिलता है। सुनीता को एक खूबसूरत-सा प्यारा-सा बच्चा भी होता है, एक बेटा होता है और जिसके बाद इनके खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब इनके सामने भी ये चेतावनी आ जाती है कि क्या करना चाहिए क्योंकि अब तो बच्चा भी आ गया, इसका भी खर्चा बढ़ेगा। इसके बाद अशोक के दिमाग में ख़्याल आता है कि उसके एक चाचा हैं, रमेश नाम के, जो कि जयपुर में रहते हैं, यानी कि वो शहर में रहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। क्यों ना उनसे संपर्क किया जाए, उनसे कहा जाए कि चाचा जो है हमारे लिए कोई इंतज़ाम करिए, मेहनत मज़दूरी या फिर कहीं पे भी लगवा दीजिए, 2 वक़्त की रोटी मिलेगी, कुछ पैसे बचेंगे तो जिससे हम अपने बच्चे का भविष्य भी सँवार पाएँगे। इसी उम्मीद से अशोक अपने उस चाचा को, और ये सगे चाचा नहीं थे, ये रिश्ते से लगने वाले चाचा थे, इनको वो फ़ोन करता है और अपनी अपनी सारी चीज़ बताता है, कहता है ऐसी-ऐसी बात है, हम बहुत परेशान हैं चाचा जी, कुछ हमारे लिए इंतज़ाम कर दीजिए, आपका एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वो चाचा कहता है कि ठीक है तुम परेशान ना हो, तुम जो है अपने परिवार के साथ एक काम करो, जयपुर आ जाओ और यहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ाम करवा देता हूँ, मैं तुम्हें घर-वर सब दिलवा दूँगा, मेहनत मज़दूरी में लगवा दूँगा, दोनों लोग काम करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों लोग कमाओगे तो और अच्छे से घर चलेगा। ये बात सुनकर जो है सुनील के मन में एक आस जग जाती है, सुनीता के मन में अशोक के मन में, माफ़ करिएगा, अशोक के मन में एक आस जग जाती है, सुनीता के मन में एक आस जग जाती है कि चलो अब हो सकता है सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और इस बार ये लोग पूरी जो है अच्छे से अपनी सामान वगैरह सब कुछ पैक करके निकल चलते हैं जयपुर के लिए और अपने उस बच्चे को भी साथ में लेकर जाते हैं। अब ये 3 लोगों की टोली जब पहुँचती है जयपुर में तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है, वहाँ पर उसी चाचा से जिससे जो है अशोक ने फ़ोन पर बात करी थी। चाचा इस छोटे से परिवार का स्वागत करता है और करने के बाद कहता है कि टेंशन ना लो, फ़िक्र ना करो, सबसे पहले मैं तुम्हें घर का इंतज़ाम करता हूँ। एक जो है वहीं जयपुर से थोड़ी दूर पर गाँव जैसा कुछ एरिया होता है, वहाँ पर एक छोटे से घर का इंतज़ाम किया जाता है और उस घर को जो है रमेश कहता है कि यहाँ पर तुम रहो, अपना मेहनत मज़दूरी करना, ज़्यादा किराया भी नहीं है, अपना किराया-विराया देते रहना और जब तुम काम पे लग जाओगे, धीरे-धीरे चीज़ें करने लगोगे, तो अब तुमको भी समझ में आने लगेंगी कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए। रमेश की ये सारी बातें सुनकर उसका भतीजा अशोक इतना खुश होता है कि वो चाचा के पैर पकड़ के बोलता है कि चाचा अगर आप नहीं होते, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। चाचा उसको उठाता है, कहता है, "अरे परेशान ना हो, अपने ही तो अपने के काम आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहनत मज़दूरी करो, अपने आप को सँभालो, अपने परिवार को आगे लेकर जाओ, हमारी यही कामना है।" अशोक कहता है कि चाचा आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अब अशोक के साथ उसकी पत्नी सुनीता भी वहाँ पर होती है और उसके साथ उसका उसका बच्चा भी होता है। अशोक कहता है कि ये मेरी पत्नी है और हम हैं, आप जो है हमारे लिए पिता समान हैं और हम जो है हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन वहाँ पर वो जो चाचा होता है, बातें तो बड़ी अच्छी करता है लेकिन उसकी निगाह जब सुनीता पे पड़ती है तो उसका अंदर का जानवर जगने लगता है।
उसकी निगाहें सुनीता के लिए बदल जाती हैं। वो एक बहू की नज़र से उसको ना देखकर, एक बिटिया की नज़र से ना देखकर किसी और नज़र से देखने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैंने इस परिवार के ऊपर एहसान किया है। अगर मैं नहीं होता तो इस परिवार में कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इस परिवार के ऊपर पूरा मेरा दायित्व है, पूरा मेरा प्रभुत्व है। ऐसा उस चाचा को लगने लगता है, यानी कि रमेश को। खैर, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और जो अशोक है वो काम पर जाना शुरू कर देता है, मेहनत मज़दूरी शुरू कर देता है। उसको डेली काम भी मिलता है, काम करता है, काम करके घर आता है। शाम को 2 वक़्त की रोटी सुनीता के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठकर खाता है और दिन भर जो करता है, वो सारी कहानियाँ बताता है और परिवार धीरे-धीरे चलने लगता है। लेकिन सुनीता इस बात से परिचित हो चुकी थी कि जो ये रमेश जो चाचा है, ये इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा नहीं है, उसका चरित्र बहुत अच्छा नहीं है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। क्योंकि जब भी सुनीता जो है दोपहर के वक़्त बाहर जाती थी पानी वग़ैरह भरने के लिए, सारा चीज़ करने के लिए, तो उस वक़्त अगर वो चाचा वहाँ मौजूद होता था, तो वो गलत-गलत गंदे-गंदे इशारे से सुनीता को देखता था। अगर देखता था तो एकटक देखता रह जाता था या फिर देख के मुस्कुराता था, थोड़े बहुत कमेंट्स भी करता था, जिसे सुनीता इग्नोर कर देती थी। उसे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, बस ठीक है, ऐसे करके चलने दे, चीज़ों को चलने देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस हैवान इंसान को ये समझ में नहीं, मतलब वो अपने आप को काबू नहीं कर पाता है और जब सुनीता पानी भर के वापस जा रही होती है, तो वो सुनीता को छेड़ देता है। कुछ कमेंट करके बोल देता है कि अरे क्या इतना शर्माना हमसे, जो अशोक है, वही हम भी हैं, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है और हम तो हमेशा चाहेंगे कि तुम लोग आगे बढ़ो, लेकिन हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। जब ये बातें सुनीता सुनती है, तो वो अंदर से एकदम विचलित हो जाती है, अंदर से वो बेचैन हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो भागकर घर के अंदर चली जाती है। तो जब वो घर के अंदर जाती है ना, तो उस चाचा को ऐसा लगता है कि यार, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसे कैसे? उसके ऊपर तो हमारा प्रभुत्व है, हमारे दम पर तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो उसको तो ऐसे मतलब वो करना ही नहीं चाहिए था। चाचा को ये बात बुरी लगती है उसको। लेकिन जब सुनीता घर के अंदर जाती है और शाम को जब अशोक काम से वापस लौटता है, तो सुनीता उसको बताती है कि चाचा ऐसे-ऐसे हरकतें कर रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। उन उसकी बात सुनकर अशोक बोलता है कि अरे तुम पागल हो, वो थोड़े से मज़ाकिया किस्म के हैं, वो मज़ाक करते होंगे लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होगा। इसलिए तुम परेशान ना हो, तुम अपने काम पे ध्यान रखो, वो बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें जब सुनीता सुनती है तो वो भी शांत हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। अशोक उसकी बात को इग्नोर कर देता है और फिर अपने काम पे लग जाता है। लेकिन जब उस दिन सुनीता कोई जवाब नहीं देती उस जो है रमेश चाचा का, तो फिर अगले दिन वो फिर उसको वहीं पे रोकता है, छेड़ता है और कहता है कि ठहर जा, क्या ज़रूरत है वो करने की? मेरे एहसान है तुम सब पे, इसलिए अगर मैं जो चाहूँ वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। जब ये बात बोलती है तो सुनीता बौखला जाती है और अंदर से बहुत बड़ा-बुरा उसको जो है बुरा-भला कहने लगती है वहीं पे और कहने लगती है कि अपनी अपनी आप आपकी औकात हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फ़ायदा उठाएँ। ये बात कहकर वो चली जाती है और ये बात उसको यानी रमेश चाचा को दिल पे लग जाती है। वो सोच बैठता है कि ऐसे कैसे हिम्मत हो गई इसकी कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया। अब वो ठान लेता है कि मैं तो बदला लूँगा और बदला अब तक उसका ये इरादा था कि मैं इसको भी बेइज्जत करूँगा और मैं बदला लूँगा, ऐसा रमेश चाचा के दिमाग में चल रहा था। अब वो रमेश जो है इंसान, वो क्या काम करता है कि शाम का वक़्त होता है, तकरीबन 3-3 बज रहे होते हैं, वो उसके घर में घुस जाता है, यानी कि सुनीता के घर में घुस जाता है। उस वक़्त सुनीता सो रही होती है, लेकिन सुनीता का बच्चा जग रहा होता है। वो जब देखता है रमेश को, तो वो रोने लगता है। सुनीता फटाक से जग जाती है और जैसे सुनीता जगती है, वो रमेश तुरंत घर से फरार हो जाता है। सुनीता बड़ी परेशान होती है, अंदर से हैरान होती है, वो 2-4 औरतों को पड़ोस में जो रहती हैं उनसे बताती है, कहती है अपनी अपनी अपने दर्द को बयाँ करती है और इसके बाद फिर 3-4 घंटे का वक़्त बीतता है और शाम का वक़्त हो जाता है 6:30 का। और वो राक्षस रूपी चाचा फिर इस फ़रेब में रहता है कि घर में अगर कोई नहीं होगा तो हम घुस जाएँगे।
और वो देखता है घर में कोई नहीं होता, वो फिर घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन इस बार जब वो घर में घुसता है तो पड़ोस की औरतें उसको देख लेती हैं, और जब वो वहां से बोलना शुरू करती है कि अरे घर में कौन घुस रहा है, घर में कौन घुस रहा है, तो इसको पता चल जाता है रमेश को कि घर आसपास की पड़ोस की औरतें जान चुकी हैं, और वो तुरंत घर को छोड़कर भाग जाता है। जब ये दो वारदात होती हैं तो रात को जब 9:30-10 बजे अशोक वापस घर आता है तो सुनीता उसको ये सारे वाक्यांश बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब जाकर अशोक को लगता है कि शायद पानी सर से ऊपर जा रहा है। फिर वो जाता है तुरंत उस अपने रमेश चाचा के पास, और पहुंचकर दोनों में कहा-सुनी शुरू हो जाती है। बहुत कुछ कहा-सुनी शुरू होती है, एक दूसरे को उल्टा-पुल्टा बोलते हैं, एक दूसरे की औकात भी दिखाते हैं बहुत कुछ करके। झगड़े लड़ाई होने के बाद फिर रमेश अपने घर और अशोक अपने घर आ जाता है। अब रमेश को ऐसा लगता है कि ये तो ज्यादा हो गया, क्योंकि जिनके एहसान हैं, जिनके ऊपर मैंने एहसान कर रखे हैं, जो हमारे बलबूते 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उस ससुर ने हमको ऐसे बोल दिए। अब यहाँ पर रमेश का इरादा बहुत अनैतिक हो जाता है। अब वो ऐसा बदला लेने की ठानता है कि जो कि बहुत अनैतिक होने वाला था। रात को 10:30 या 11 बजे के करीब वो फिर से घर में घुसता है, बड़े शातिर तरीके से घुसता है। एक तरफ अशोक सो रहा होता है, दूसरी तरफ सुनीता सो रही होती है, बीच में बच्चा सो रहा होता है, और वो सुनीता का मुंह दबा देता है। और उधर अशोक दिन भर मेहनत किए रहता है, जिसकी वजह से वो इतना थका होता है कि वो गहरी नींद में होता है। लेकिन इधर रमेश उस चीज का फायदा उठाता है और मुंह दबाता है सुनीता का, और वहां से उसे उठा लाता है मुंह दबाकर, और पास के ही एक खेत में लेकर जाता है, और वहां पर ले जाकर सुनीता का बलात्कार करता है। सुनीता का बलात्कार करने के बाद दूसरा इरादा उसका था सुनीता को मारने का, लेकिन सुनीता खुद को किसी तरह बचाती है, और इधर-उधर हाथ पैर मारने के बाद बचाकर खुद को वहां से निकाल लेती है, और निकालने के बाद दौड़ती हुई सीधे घर पे आती है, और आने के बाद अशोक को जगाती है, आसपास शोर-शराबा करती है, सब लोग उठकर बैठ जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? फिर वो अपनी आप बीती बताती है कि उसके रमेश चाचा ने उसके साथ कितनी बड़ी दरिंदगी की है। जब ये बात सबको पता चलती है, सब तुरंत सलाह देते हैं अशोक को, आप नजदीकी थाना जाइए और तुरंत शिकायत दर्ज करवाइए। अशोक जाता है और अपने अपने चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन आगे इसमें क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। उसका चाचा काफी पैसे वाला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि न्याय किसके पक्ष में जाने वाला है। खैर, ये आज की कहानी थी जो हमें ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि समाज में किसी के ऊपर भी आप आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका दूर का रिश्तेदार हो, या फिर आपका सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये वक्त कलयुग का है, और कलयुगी मानव बहुत ही घातक होते जा रहे हैं। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में कल रात्रि 8 बजे एक नई कहानी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जहां पे भी रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।